मैं एक अपनी पोइट्री से स्टार्ट करता हूँ. वेलकम टू द पॉडकास्ट. द फर्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू शूट टॉकिंग अबाउट एड्यू विजन एट द क्राउन्स चैम्बर ऑफ द प्रमाइसेस ऑफ विजन एकेडमी महाराजगंज. मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले. उसमें लिखा था, बच्चों तुम तकदीर हो, भारत की तस्वीर हो, नवल किसले पुष्प हो तुम, स्वाति की पहली बूंद हो तुम, बढ़े चलो कहे चलो जय घोष भारत मात का, डगर पे तुम अडिग तो हो, डगर है ये नहीं मगर, कहर सा तुम बढ़े चलो कहे चलो जय घोष भारत मात का. तो वो जय घोष करने वाले दो नौनिहाल बच्चे जिनके रैंक्स अच्छे आते हैं, जो मेधावी ही नहीं हैं, सिंसियर हैं, जो एकेडमिक्स में अपना परफॉर्मेंस ही नहीं अच्छा करते बल्कि कल्चरल इवेंट्स में भी अपना प्रतिभाग करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं. तो आज हम विज़न एकेडमी की बात करेंगे, आज हम बच्चों की बात करेंगे, आज हम बच्चों के सपनों की बात करेंगे, आज हम बच्चों के भरे गए उड़ानों की बात करेंगे, आज हम बच्चों के प्रतिभा निखार की बात करेंगे इस एपिसोड में. तो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू आर्या फ्रॉम क्लास 8. शी इज़ अ वेरी सिंसियर गर्ल एंड आई वांटेड टू आस्क हर कि आप विजन एकेडमी को कैसे देखते हो. हाउ डू यू सी विजन एकेडमी, हाउ दिस स्कूल इज हेल्पिंग टू यू टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ योर जर्नी, टुवर्ड्स द setting your aim and goal to be something in your life, how the school that you may think can be a helpful asset to you, a helpful tool to you. So can you please explain about the assistance of Vision Academy to you and to your growth, to your journey, to your aim, to your setting and optimizing mindset? So, Vision Academy, how I feel about Vision Academy, that Vision Academy is the best school I've ever visited because I've been in this school since 8 years, and how I expected this school is the best because our teacher help us to grow, never let us go down and help us in every situation, even in academics, even in cultural and everything. And looking at our director sir, at our principal sir, there's always a thing that I really want to become in my life, a doctor. And looking at them, I think that I can achieve my goal as soon as possible. वेरी गुड आंसर एंड सच ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड वर्ड्स. मैं ये सिर्फ कहूँगा कि हम एक ऐसे विद्यालय के सपने को लेकर के चलते हैं जहाँ पे बच्चे अपनी भाषाओं में अपने संवाद के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ अपनी नई उड़ान को भरते हैं. वो बच्चे जो सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने की बातें करते हैं. उस विद्यालय से हमारा नाता है, हम ताल्लुक़ रखते हैं और उसी विद्यालय की क्राउन्स चैम्बर्स की हुंकार और इसकी गूंज को आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से. हमें ज़रूर देखिएगा, हमारे बच्चों को देखिएगा कि बच्चों के विचार कैसे हैं, कितने सुनहरे हैं. ये नौनिहाल जो भारत के भविष्य कहे जाते हैं, ये भारत के भविष्य की नींव कैसे रखने वाले हैं, आज इस पर भी बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे. सेकंड क्वेश्चन दैट गोज टू Akriti Singh from class 8, and I wanted to ask her a question that what is your aim, what is your target in your life? How have you set yourself towards achieving a particular set of goals that you have ever dream about to achieve something in your life, and what compels you, or what makes you to think or to be that particular persona in your life, to set that particular goal in your life? What makes you to do so? So my thinking about my aim is to become a Navy officer and serve to India. इसलिए मैं नेवी ऑफ़िसर बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अंकल जो हैं वो नेवी ऑफ़िसर हैं, और उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि अगर पढ़ लिख के बड़ी हो जाओगी तो अपने कदम पे खड़ी होगी, और नहीं पढ़ोगी तो फिर लोगों के कदम के नीचे दबी रहोगी. तो मेरी सोच, मेरे एम के बराबर यही है कि मैं एक नेवी ऑफ़िसर बनूँ, भारत को अपना योगदान दूँ और अपने दम पे खड़ी हो जाऊँ. बच्चों की हमेशा ये अभिलाषा होती है कि वो अपने दम पे खड़े हों, और जब वो खड़े हों जहाँ से, तो वहाँ से कतार लगनी चालू हो जाए, जिसको अमिताभ बच्चन ने कहा था एक मूवी के दौरान. उनका एक डायलॉग है कि जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन खड़ी होती है. तो आकृति ने कहा कि हम अपने दम पे खड़े होना चाहते हैं. ये आकृति के ही सेंटेंस नहीं हैं, उसके ही वाक्य नहीं हैं. सभी विज़न एकेडमी के बच्चे
सभी ऐसे नौनिहाल जो हमारी अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं वो ये हमेशा सपना देखते हैं कि हमें अपने दम पे, हमें अपने पाँवों पे खड़ा होना है और उन पाँवों को, नन्हे पाँवों को आगे बढ़ाते हुए हमें नेवी ऑफिसर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें जीवन में कोई एक मुकाम हासिल करना है। और अभी बिटिया ने कहा कि हम नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं। सिंस आई कम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ आर्मी फैमिली, तो मेरे अंकल आर्मी चीफ हुआ करते थे, 3 साल पहले रिटायर हुए। तो वो हमेशा ये कहते थे, जो बहुत फेमस लाइंस हैं हमेशा हम सुनते रहते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। क्योंकि सोने में, चांदियों में, हीरे जवाहरात में लाशों को हम ढक सकते हैं, लेकिन जब उस लाश पे तिरंगा पड़ता है तो वो लाश और ज़्यादा महक उठती है अपनी धरती पे, अपने कुनबे में, और उसका मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ता है जब राइफ़ल से उसको सैल्यूट किया जाता है, जवान उसको फायरिंग करके सैल्यूट करते हैं, अंतिम विदाई देते हैं। तो एक ऐसी मौत चाहिए प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में जो उसके मृत्यु को उत्सव के रूप में परिवर्तित कर दे, जिसको मृत्योत्सव कहते हैं। जन्मदिन, जन्मोत्सव तो सभी मनाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का मृत्योत्सव मनाया जाए, मतलब डेथ एनिवर्सरी उसकी मनाई जाए, सेलिब्रेट की जाए, तो वाकई असली मामले में कहा जाए कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है। इसी अचीव करने की श्रृंखला में हम बात करते हैं अपने बच्चों से कि जब वो डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं या वो ये सपना देखते हैं कि हम कोई ऑफिसर नेवी में बनेंगे या आर्मी में जाएंगे, तो उनकी अपनी प्लानिंग्स क्या हैं, उनका शेड्यूल क्या है, वो दिन में कैसे बिहेव करते हैं, उनकी दैनंदिनी क्या है, उनका टाइम टेबल कैसे उन्होंने बना रखा है, कब कब उन्हें खेलना है, कब कब उन्हें पढ़ना है, क्या ऐसे घटनाक्रम हैं, क्रियाकलाप की सेटअप्स कैसे हैं उनके, जो उनको इतना सुनहरा थॉट प्रोसेस देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, अच्छा बनने की कोशिश वो करने लगते हैं, अपना ड्रीम सेट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज टाइम टेबल पे बात करते हैं। सबसे पहले हम आर्या से बात करेंगे कि उसका टाइम टेबल कैसा है, जिससे देखने वाले जितने हमारे बच्चे हैं, जब भी हमारे सोशल मीडिया पे वीडियो जाएगा तो वो बच्चे भी जान सकेंगे कि एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए एक अच्छे टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आर्या का टाइम टेबल क्या है, ये आज हम जानते हैं। सर, कोई ऐसे डेली रूटीन का कोई टाइम टेबल नहीं है, बट एटलीस्ट दिन में 2 से 3 घंटा पढ़ना मैंडेटरी है। और फिर उसके बाद स्कूल में जितने भी वर्क्स मिले, चाहे जो भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हो, उसको जाके प्रैक्टिस करना, चाहे उसको रिवाइज करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्लास में बोरिंग लगती है कि नहीं पढ़ते समय, स्पेशली हिस्ट्री? नहीं सर, हिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। What makes you to think that history can be a favorite subject? Because sir, knowing about our past make you really feel that about knowing that what our ancestors did in past, और पता चलता है हमें कि हम क्या और कर सकते हैं, चाहे उन्होंने क्या झेला है, चाहे हम इस समय क्या बदलाव आया है, ये सब जानने में अच्छा लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चिल्ड्रन, मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैं व्हेन आई रिकलेक्ट द मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड, आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे स्पीक दिस सो ब्लंटली कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं सोना चाहता था, मतलब आँख लग जाती थी। और चाक फेंक के, उस समय चौक चला करता था, उतने स्मार्ट क्लास की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो जिस विद्यालय में पढ़ता था, चाक फेंक के जब टीचर्स हमको मारते थे तब जाकर के हमारी आंखें खुलती थीं और हमको लगता था कुछ पढ़ाया जा रहा है यार। तो बोरिंग बहुत महसूस होती थी हिस्ट्री पढ़ने में। शायद ये विज़न एकेडमी का सौभाग्य है या उन टीचर्स के अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं कि उन्होंने बच्चों के अंदर ये कल्चर डेवलप किया कि हिस्ट्री, जो कि बहुत एक पुरातन उसकी पद्धति है कि एक बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, उसको भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। कहानियों के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, मूवीज़ की तरह जब हम बच्चों को दिखाते हैं, औरंगजेब का कैरेक्टर, हम अकबर द ग्रेट का कैरेक्टर दिखाते हैं, या हम
किसी मुगलिया कालीन स्टोरीज़ को प्ले करते हैं, उसको चलचित्र की तरह, मूवीज़ की तरह, स्टोरीज़ की तरह उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं अपनी क्लास में, तो बच्चे आर्या की तरह आंसर करते हैं कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इससे हमें फ़लसफ़े मिलते हैं कि हमारे पास में जो घटनाएं हुई हैं शायद वो अच्छी हैं तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, शायद वो बुरी हैं तो हमें उसे छोड़ना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। आर्या से अब हम एक उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि जब आप विज़न एकेडमी में पढ़ती हैं और यहाँ पे अलग अलग बेल्स हैं, अलग अलग पीरियड्स हैं, अलग अलग उसके टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो एक कोई हम हमेशा एक छात्र का, एक स्टूडेंट का एक कोई सबसे एक ऐसा बेल आता है, एक ऐसी पीरियड आती है जिसमें उसको बड़ा मज़ा आता है। हो सकता है उसका वो फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है वो टीचर ऐसा पढ़ाता हो कि बिल्कुल झूम जाते हो बच्चे। तो एक कोई ऐसी पीरियड या दो कोई ऐसी पीरियड या कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है जब हम ये सोचते हैं कि यार इसका वेट कर रहे थे, इसको पढ़ना चाहिए था, तो वो कौन सी पीरियड है? सर इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश आपको कौन पढ़ाता है? सुहेल सर। सुहेल सर। क्यों, मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्यों लगता है इंग्लिश में कि चलो यार आज अच्छी बेल आ रही है, मुझे पढ़ना है? सर क्योंकि वो डिटेल से, एकदम अच्छे डिटेल से पढ़ाते हैं, और अगर क्लास बोरिंग लगने लगे तो वो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं कि क्लास कभी बोरिंग नहीं लगती है और क्लास में अच्छा भी लगता है। Thus I want to inculcate here in this episode कि जब भी टीचर्स आप पढ़ाएं बच्चों को, तो जब बच्चे थोड़ा सा बोझिल समझने लगें अपने आप को कि कोई ऐसी चीज़ भारी भरकम सी बताई जा रही है जो समझ के बाहर जा रही है या बियॉन्ड ऑफ द थॉट जा रही है या आउट ऑफ द टैंक जा रही है, तो बच्चों को उसको इतना लाइटली बताएं या बीच में जोक्स मार दें या बच्चों के चेहरे पे मुस्कान भर दें जो बड़े भारी भरकम चेहरे बन चुके हैं, तो बच्चे फिर से इंटरेस्ट लगा करके आपकी टॉपिक्स को पढ़ने लगते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट्स यू वर टॉकिंग इन योर पास्ट टॉक दैट यू लाइक मैथमेटिक्स पीरियड, तो उसमें आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है विजन एकेडमी? टीएन सर। टीएन सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है, क्यों ऐसा लगता है कि नहीं मैथ्स की पीरियड मेरी सबसे फेवरेट पीरियड है जैसे इंग्लिश की पीरियड है? क्योंकि सर सेम टीएन सर अपना 100% देते हैं हर चीज़ पढ़ाने में, और अच्छा लगता है उनके बेल में, इंटरेस्टिंग लगता है उनका बेल, और वो जितना भी पढ़ाते हैं हम लोग बोर नहीं होते हैं। मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूँ। मैथमेटिक्स चूँकि मैंने बीएससी तक पढ़ा था और पिताजी की मुझे लगता है कि फ़लसफ़े में, ये फ़िलासफ़ीज़ में सिखाया जाता है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। तो माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत होती है, मैंने किताबों में पढ़ा था, लेकिन ये पूछा जाए कि वालिद के पैर के नीचे क्या होता है, पिता के पाँव के नीचे क्या होता है, तो मैं कहता था जूता। तो बड़ी पिटाई खाई है पापा से। तो जब वो पीटते थे तो बार बार कहते थे मैथ्स में तेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, मैथ्स ही पढ़ना है तुमको। तो बीएससी तक बड़ी जबरन तरीके से मैथ्स पढ़ा, और जब एक रूल आता था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जो सबसे कठिन रूल माना जाए, श्रीधराचार्य रूल, तो जब हम लोग उसको 9th में सॉल्व करते थे तो इतना परेशान हो जाते थे कभी कभी कि लगता था यार किस मुसीबत में पापा ने डाल दिया है, और बहुत बोरिंग लगता था। लेकिन वहीं पे जब एक हमारे टीचर थे जिनका नाम प्रमोद श्रीवास्तव सर था, तो जब उनकी क्लास हम लोगों ने मैथ्स की स्टार्ट करी क्लास 10th में, 9th तक दूसरे टीचर्स पढ़ा रहे थे, तो 10th में जब हम गए प्रमोद श्रीवास्तव सर क्लास लेने लगे, तो मुझे लगता था कि यार मैथमेटिक्स भी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है, इसमें भी हम हंस सकते हैं, इसमें भी हमको बोरिंग फील नहीं होती है, इसमें भी इतने कठिन कठिन जो फॉर्मूलाज हैं, जो इतने डिफ़िकल्ट टू सॉल्व हैं, उनको इतने आसानी से, इतने सरल तरीके से, ऐसी ऐसी ट्रिक्स होती हैं क्या जिसको याद किया जा सकता है। फिज़िक्स में मुझे पंकज सर पढ़ाते थे, पंकज लालवानी हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, तो वो जब आते थे क्लास लेने तो वो कहते थे ईंट पर नाचे। तो ई से इलेक्ट्रॉन हो गया और टी ट से हो गया थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का जो फाउंडर हो गया, जो जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी लिखी या खोजा उसको, तो उसको थॉमसन कहते हैं, जे थॉमसन। तो ईंट पर नाचे, प का मतलब हो गया प्रोटॉन, र का मतलब हो गया रदरफोर्ड। तो यानी कि प्रोफेसर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। नाचे का मतलब आप समझ लो, न से हो गया आपका न्यूट्रॉन एंड च से हो गया चैडविक। तो सीजे चैडविक सर ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स इस तरीके से, मतलब फन टू लर्न
कि थोड़ी सी प्रैक्टिसेस जब हम लोग अपने टीचर्स के द्वारा बताए गए चीज़ों को देखते थे, करते थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था और साथ में ये लगता था कि पढ़ाइयाँ आसान भी होती हैं। तो पिताजी की जो डांट थी वो कम होते जाती थी। धीरे धीरे मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर हमने एमएससी करी केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में भी सबसे जो कठिन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर हमने डबल मास्टर्स किया, एमए इंग्लिश किया। तो जब भी बच्चे ऐसा कहते हैं ना कि मेरी क्लास में इंग्लिश मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है कि चलो यार, इसमें तो स्टोरीज़ हैं, अच्छी अच्छी पोम्स हैं, कविताएँ हैं, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन जब बच्चे कहते हैं मैथ्स मुझे अच्छा लगता है, हिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, तो बहुत सारी बचपन की यादें, मेमोरीज मैं रिकलेक्ट करने लगता हूँ। यार मेरे को कितना डिफ़िकल्ट महसूस होता था। और बाद में कुछ ऐसे टीचर्स मिले जो मुझे लगा कि हाँ सही यार, ये सरल हो गया, ये अच्छा हो गया, ईजियर टू ग्रैस्प हो गया। तो बच्चे कभी कभी बुज़ुर्गों को भी, या जिनकी एक काफ़ी अच्छी एज हो जाती है, उनको भी बचपने में लाके पटक देते हैं, तो वो भी बचपने की यादों में खो जाते हैं और बहुत सारी मेमोरीज निकल करके आती हैं। एक क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन आकृति से। जब आप क्लास में रहते हो तो कई बार ऐसी पीरियड्स आती हैं या होमवर्क हमारा नहीं हो पाता या कोई ऐसे कारण हो जाते हैं जब हम थोड़े बहुत अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, तो टीचर्स की बड़ी डांट भी लगती है, क्योंकि मैंने भी डांट खाई है। तो जब टीचर्स आपको डांटते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसी फीलिंग आती है, इमोशंस कैसे जनरेट आप करते हो, या उस टीचर्स को बिल्कुल अम्बरीश पूरी समझ लेते हो, विलन समझ लेते हो कि यार ये तो जब भी आता है मेरे को खा ही जाता है। तो ऐसी एक थॉट प्रोसेस जनरेट होती है। हाउ डू यू थिंक, how do you set up your view, your opinion about that particular teacher who's chiding you in the class with some very genuine reason? कोई एक बहुत जेन्युइन कारण है जिसके कारण आपको डांट पड़ी, लेकिन आपका जो थॉट है वो कैसे बनता है, किस तरीके से आप सोचते हो उस टीचर को लेकर के? लेकिन वैसे मेरी सोच उतनी अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छा वो नहीं है कि मतलब मैं उनको ऐसे इस तरह से सोचूं, लेकिन उसमें मेरी गलती कुछ रहती है कि मैंने ये नहीं किया, या मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या होमवर्क नहीं किया, तो वो एक मेरे पर्सनल रीज़न्स हो जाते हैं। लेकिन जब विदाउट मतलब रीज़न्स के जब ज़्यादा प्रेशर पड़े तो थोड़ा फीलिंग ऑकवर्ड लगता है कि मुझे ही क्यों पड़ी, जब मेरे ने कुछ गलती नहीं की फिर क्यों पड़ी, तो फिर उसका फीलिंग कुछ और होता है कि मेरे को क्यों डांटा, मैंने तो कोई मतलब कुछ गलती भी नहीं की। मान लिया कि एक जेन्युइन रीजन से आपको डांटा गया, तो कैसी फीलिंग आती है? जेन्युइन रीजन से डांटा गया तो फिर फीलिंग आती है कि मैंने मतलब मेरी गलती है, सर की तो गलती कोई नहीं है। कि मेरे को नहीं फीलिंग आती थी। My dear children, when I was chided in my class by राणा प्रताप दुबे सर, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी मेमोरीज बड़ी स्ट्रांग हैं, तुरंत बिल्कुल डॉट्स को कनेक्ट कर रही हैं। तो राणा प्रताप दुबे सर हुआ करते थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते, क्लास 8 या 7th की बात होगी, मुझे बिल्कुल क्लियरली मैं विजुअलाइज उस चीज़ को कर पा रहा हूँ। तो वो अपने आप में मतलब ऐसा स्वैग रखते थे ना कि कोई उनसे कोई भी बात करे, कोई जा रहा है, मैं कम इन सर, मैं कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, good morning. All the time these students, my God, coming to me and stating all the time, disturbing me, good morning, may I come in sir? तो ऐसे करके, लेकिन उनका जो एक्सेंट था, जो बिहेवियर ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स था, इतना वो उनसे हम लोग इनकरेज होते थे, इंस्पायर होते थे, सीखते थे। उन्होंने फोनेटिक्स का कोर्स कर रखा था, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। थोड़े से कड़क मिजाजी थे, डांट बहुत लगाते थे, और मतलब जेन्युइन रीजन से भी अगर कोई क्वेश्चन हम करने जाते थे, बताते तो थे लेकिन डांट के बताते थे। हो सकता है उनका वैसा लहजा हो, तो हम लोग बिल्कुल ही मतलब उनको ऐसा समझते थे कि सर से थोड़ा सा अपन डिस्टेंस बना के रखते हैं, नहीं तो सर से डांट तो लंबी पड़ेगी। तो ऐसा करके एक थॉट बन जाता था। तो खैर, ये इस काइंड ऑफ वेरी जॉयस मैटर टू विज़न एकेडमी की कोई एक ऐसा चेहरा हमारे स्कूल का नहीं है जिसको सारे बच्चे मतलब ऐसा सोचते हों कि यार ये बहुत कड़क मिजाजी आदमी हैं, या बहुत
डांटने वाले टीचर हैं, तो बच्चे ऐसे खौफ में, ऐसे डर में नहीं रहते हैं। तो एक खुशनुमा माहौल विद्यालय का देना ही एक विद्यालय का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम हैप्पी क्लासरूम नहीं डिलीवर करते हैं तो हम अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी डॉक्ट्रिन को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने लेसन्स को बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो विज़न एकेडमी की एक खूबी हम मानेंगे। और अब लास्ट क्वेश्चन को अपन फोल्ड अप करके इस पॉडकास्ट को क्लोज करेंगे, और वो लास्ट क्वेश्चन दोनों बच्चों से है, बारी बारी से आप आंसर करोगे कि विज़न एकेडमी का कोई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आप सोचते हो, अगर एक लाइन में कहना हो विज़न एकेडमी के बारे में, चाहे वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो या कोई एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो टू यू पर्टिकुलरली, टू योर क्लास, टू योर कोलीग्स और टू योर क्लासमेट्स, बैचमेट्स, तो आप एक लाइन में क्या विज़न एकेडमी को कहोगे? एक लाइन में अगर मुझे विज़न एकेडमी को बोलना होगा तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो हम लोग को डिमोटिवेट नहीं करते हैं, आपको इंकरेज करते हैं कि अगर आपसे ये नहीं हो तो फिर आप सेकंड ट्राई कीजिए कि फिर से हो सकता है, क्या पता हो सकता है। लेकिन अभी तक मैंने जहाँ स्कूलों में गया है, लेकिन विज़न एकेडमी के टीचर्स यहाँ पे अच्छे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है, तो मेरा विज़न एकेडमी के बोलने में तो बहुत अच्छा है। तो एक लाइन में आकृति ने कहा बहुत अच्छा। अब इस लाइन में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, आर्या से जानते हैं, उसकी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन्स हैं, लाइन्स नहीं लाइन, एक लाइन में अगर विज़न एकेडमी को रिमार्क देना हो तो आर्या क्या कहेगी? जैसा आकृति ने कहा कि हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल के मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, और इस स्कूल में जैसे कि 8 साल से पढ़ना बहुत बड़ी बात है, और जैसे फ्रेंड्स मिले हैं, जैसे टीचर्स मिले हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत बहुत अच्छा है। क्योंकि शायद अगर किसी और स्कूल में जाए तो ऐसा बॉन्डिंग, चाहे ऐसा माहौल नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जैसा हमने विज़न एकेडमी में किया है। बिल्कुल, 8 सालों की एक जीवन यात्रा बहुत लंबी यात्रा होती है, और लोग प्रिपरेशन करते हैं आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए 2 साल बहुत होते हैं। कई लोग तो साल भर में ही कर लेते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लेते हैं, कई लोग 2 साल 3 साल मैक्सिमम लगाते हैं। पीएचडी करके आदमी डॉक्टर बन जाता है यार, एमबीबीएस बन जाता है 5 सालों में। तो 8 साल एक स्कूल को देना, यानी कि हमको लगता है क्लास 1 ऑनवर्ड्स क्लास 8 तक ये बिटिया पढ़ी है, तो एक लंबा समय, एक लंबा अरसा दिया गया विद्यालय में, तो इमोशंस तो जुड़ेंगे और फीलिंग्स तो आएंगी, बॉन्डिंग तो बनेगी। विज़न एकेडमी के इस पहले पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप सभी की दुआओं के साथ। धन्यवाद।